जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत मित्र। बीते कुछ दिनों से राजनीतिक गलियार में सब ज़्यादा एक ही नाम चर्चा में है, वो है संजय मेहता। संजय मेहता बता दें जेके इस पार्टी में थे, दल में थे और आज में आ गए। एक सवाल है लेकिन अलग अलग जवाब है कि पार्टी क्यों छोड़ी। हमारे साथ संजय मेहता जी मौजूद है, उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले यही लोगों का सवाल है, क्यों पार्टी छोड़ी, इसका आप लोग जवाब दीजिए। जवाब यह है कि मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से इस्तीफा दिया था और मैं JLK में नहीं था। अगर मैं JLK में होता तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हमने चुनाव लड़ा, तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा। पहली बात तो ये कि हमने समिति को छोड़ा, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से इस्तीफा दिया। इस बात में सच्चाई है, JLK का मैं सदस्य नहीं था। कोई भी अगर दल छोड़ के नए पार्टी में जाना सोचते हैं तो सोचते हैं कोई भी जो बड़ा पार्टी हो या जो अभी पार्टी चल रही हो सरकार में, उसमें जाना चाहिए। लेकिन अपने विपक्ष के पार्टी में आया, ऐसे क्यों सोचा? जेएमएम भी था, बीजेपी भी था, बड़ी पार्टी, उसमें नहीं जाके आरसू का दामन था। देखिए, जब भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता को सत्ता और संघर्ष में चुनना चाहिए तो संघर्ष को चुनना चाहिए। और हम लोगों की उम्र अभी बहुत है और झारखंडी मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करती है और 10 साल जनता ने मौका दे ही दिया है। 10वां साल का कार्यकाल चल रहा है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक झारखंडी राजनीतिक दल जब सत्ता के केंद्र में स्थापित हो गया है और वो जनता के बीच जाकर के उसने वोट हासिल किया है, जनादेश मिला है, तो उनको अपना साबित करने का वक्त मिला है। तो मैं कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहता। मैं कंफर्ट जोन में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि झारखंडी मुद्दों की आवाज़ फिर कुंद हो जाएगी। सब लोग अगर सत्ता का ही रुख कर लेंगे तो आवाज़ कौन बुलंद करेगा? जन समस्याएं तो खत्म नहीं होगी, जन मुद्दे तो खत्म नहीं होगी, जनता की समस्याएं खत्म नहीं होगी, जनता की भावनाओं को कौन सड़क पर रखेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आरएसयू के समक्ष एक बहुत बड़ा अवसर है संघर्ष करने का और उसी संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम इस संगठन के माध्यम से। जयराम जी की जो पार्टी है JKLM, वो भी स्थानीय नीति 1932 खतियान को लेकर लड़ रही, और जो आप लोग विपक्ष की पार्टी है, तो वही सब मुद्दे हैं जो झारखंड में जिसको लेकर लड़ रही। तो दोनों को लड़ाई किस तरह से अलग देखते हैं आप? नहीं, देखिए, लड़ाई प्रारंभ में ये थी, अब लड़ाई वहाँ बदल गई है। अब लड़ाई है कि कंपनी के गेट पर धरना देना है और जो वहाँ मैनेजर साहब हैं उनसे पीछे से बात करते हैं। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर अब तब्दील हो गई। शुरुआत में जरूर थी ये सब सारी बातें। मुझे आप ये बात बताइए कि अगर लड़ाई के केंद्र में ये विषय होते तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता से राजनीति की जा रही है, हमेशा मारने की, पीटने की, काटने की। इससे झारखंड बदलेगा क्या? मारते पीटते कटाते तो हमारे पूर्वज जो है चलिए, इतना तो शहादत हो गया। तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ राजनीति तो सिखानी पड़ेगी ना। हम लोग तो नीतियों के लिए लड़ रहे हैं, तो नीतियाँ सड़क पर काटने से बन जाएगी, लोगों को मारने से नीतियाँ बन जाएगी? तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि नीतियाँ सदन के अंदर बनती हैं। जनता ने सदन में उनको जाने का अवसर भी दिया है, तो अब उस चीज़ को वो वहाँ पर करके दिखाएं, उसकी आवाज़ को बुलंद करें। यही कहना चाहता हूँ। संजय मेहता का आरसू पार्टी में आने के लिए जयराम महतो और जो ये पार्टी है, उन पर कितना दबाव पड़ेगा और कितना असर होगा, कितना नुकसान होगा पार्टी विपक्ष को, कितना नुकसान होगा? मुझे ये सब नहीं पता किस पर कितना असर होगा। इस बात की जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं इस संगठन को मजबूत करूँगा, गांव-गांव जाऊँगा, लोगों को समझाऊँगा, झारखंड और झारखंडी मुद्दों के संदर्भ में उनसे बातचीत करूँगा। तो मैं अपने संदर्भ में ये बात कह सकता हूँ। हाँ, ये बात की जिम्मेवारी लेता हूँ कि आरएसयू को हम लोग सब एक मिल करके, कार्यकर्ता सब लोग मिल करके इसको मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले बोला था कि जनवरी के पहले महीने में JC का कैलेंडर जारी करेंगे, कैलेंडर जारी नहीं हुआ, उसको क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ 4,88,000 रिक्त पद में 2,87,000 पद नहीं भरे गए। उन वैकेंसीज को कैसे आप पूरा करेंगे? बैकलॉग वैकेंसीज कैसे पूरी होगी? नियुक्तियाँ कैसे पूरी होगी? नौकरी कैसे मिलेगा? परीक्षाएं कब होगी? रिजल्ट कब आएगा? नौकरी कब देंगे? परिणाम में पारदर्शिता होगी कि नहीं, कि सेटिंग गेटिंग हो जाएगा, कि 20-25 लाख में सीट बिक जाएगा? JSSC पर सवाल है, JPSC पर सवाल है, जूनियर इंजीनियर में सवाल है, PGT में सवाल है, तमाम परीक्षाओं में सवाल है। तो कौन भरोसा दिलाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए कि नौकरी में पारदर्शिता कैसे हो।
आजसू और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन अगर कोई भी मुद्दा होते हैं जो केंद्रीय के मुद्दा होते हैं, झारखंड में 1,36,000 करोड़ का बकाया जेनू करती दावा की बाकी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर ये झारखंड का हिस्सा है वैलिड तौर पर, वैध तौर पर, तो बिल्कुल झारखंड को मिलना चाहिए। ये हमारा इससे विकास प्रभावित हो रहा है, ये झारखंड की हिस्सेदारी है, तो झारखंड की हिस्सेदारी है तो केंद्र दे, क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देना चाहिए। कोई भी दोहरा एक तरीके से रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी में ये गलत धारणा प्रस्तुत कर दी गई कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ज़्यादा विकास होगा। तो डबल इंजन की सरकार रहेगी, ज़्यादा विकास होगा, इसमें सीधे तौर पर आप संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जो है देश का संघीय ढांचा है कि राज्य में अलग सरकार होगी, केंद्र में अलग सरकार हो सकती है, और दोनों में समन्वय बना करके जो एक दूसरे की हिस्सेदारी है वो देगा। अब आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है सो सरकार हमारी नहीं है, तो आप उसे दोहरा चरित्र अपनाएंगे। मैं चूँकि हमारा ठीक है पार्टी फोल्डर में, लेकिन मैं लोकतांत्रिक मर्यादा की बात कर रहा हूँ कि अगर झारखंड का ये हक है तो ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए ताकि झारखंडियों का उससे विकास हो। कुछ दिन पहले भी जब बैठक हुई थी, सुरेश जी भी बोले अगर ये झारखंड का मुद्दा है, पैसा मिलना दे तो मिलना दे, लेकिन और भी जो मुद्दे थे, जैसे गैस का बात हुआ, 450 रुपये में गैस मिलेगा, वो सब नहीं। और मैया समाज योजना को लेकर अलग अलग नेताओं का अलग अलग मांगना है, आपके इसके बारे में क्या बोलते हैं? मैया समाज योजना देखिए, गलत मैया सम्मान योजना तात्कालिक तौर पर एक लाभ का विषय हो सकता है, लेकिन ये नीतिगत तौर पर एक बहुत स्मार्ट स्टेप है, ऐसा नहीं कह सकते। वोट के दृष्टिकोण से हो सकता है, वोट हासिल करने के दृष्टिकोण से ये एक फ्रीबीज जो है, लालच देना, फ्री में देना कुछ, ये हो सकता है कि वोट आपको मिल जाएगा। लेकिन नीतियों के आधार पर कल के तारीख में हम किसी एक ऐसे इनकॉम्पिटेंट को, जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जो सक्षम नहीं है, उसको सत्ता की बागडोर में बिठा देंगे और कहेंगे कि सबको पैसा बांट दो। तो इसमें तो कोई नीति नहीं हुई, पैसा बांटना है वो बांट देगा, लेकिन जब खत्म हो जाएगा तो आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? तो आज की तारीख में मैया सम्मान योजना को चालू रखने के लिए सरकार को अपने कई विभाग से पैसे सरेंडर कराने पड़ रहे हैं और सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है। तो जब सरकार के पास पैसे आ ही नहीं रहे हैं तो सरकार देगी कैसे? और आप देखिए कि एक किस्त देने में 600 करोड़ शायद खर्च हो रहा है ना, कितना खर्च हो रहा है? 2 किस्त की सरकार ने 1400 कुछ करोड़ रुपए खर्च हुए सरकार के साथ, जहाँ तक मुझे ऐसा, तो मुझे बताइए कि इतने पैसे फ्री में चले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तात्कालिक तौर पर ये लाभ का विषय हो सकता है, लेकिन इस पहलू पर भी सोचना चाहिए कि महिलाएं कैसे सशक्त होंगी, उनको मतलब परस्पर शिक्षा का अवसर कैसे मिलेगा, उनके लिए रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे, वो कैसे जो जेंडर इक्वालिटी की बात है, मतलब कैसे लैंगिक समानता की बात है, वो कैसे पूरा होगा, उनको समान अवसर कैसे मिलेगा, वो राजनीति में आएंगी कैसे, वो कैसे स्कूल जाएंगी पढ़ने के लिए, उनको कैसे रोजगार का अवसर मिलेगा, कैसे कौशल विकास होगा उनका, उनको नौकरियां कैसे मिलेगी, इस पहलू पर भी बात होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मानव संसाधन के एक बहुत बड़े हिस्से का, एक तरीके से आप कह सकते हैं उसकी क्षमता जो है खिल करके सामने नहीं आती, लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, फ्रीबीज आप दे सकते हैं, मुफ्तखोरी एक विषय लोकतंत्र में हो सकता है, चूँकि इस देश में बहुत गरीबी है और देखते होंगे आपकी जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था बहुत पहले से है, लोग अनाज देते हैं, तो ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट में इन विषयों पर सोचा जा सकता है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से कर दिया जाए या पूरा राजकोषीय घाटा बढ़ा लिया जाए या फिर सिर्फ वोट के दृष्टिकोण से किया। मैं वोट के दृष्टिकोण से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत नज़दीक में इस योजना को चलाया गया। 5 साल अगर आप चलाए होते और फिर 5 साल चलता, 10 साल चला देते तो क्या लगता है अगर चल तो रहा, आप लोग कब तक ये चलेगा? बहुत बुरा कहना है कि ये लालच दिया गया, मगर महीना साल भर के अंदर बंद कर दिया जाएगा। चला रहे हैं, लेकिन इधर देख रहा हूँ मैं कि बाइक का फाइन ज़्यादा कट रहा है। हाँ, ये तो है कि चालान एक दिन में अप्रोक्स लगभग पेपर में भी आता है फॉर्म में कि 1200-1300 पर डे का चालान करता है। तो आप एक बात बताइए, कहीं ना कहीं वो भार फिर से आप जनता को ही दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से लोगों को आप परेशान ही कर रहे हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आप चाहेंगे कि किसी को पूरे तरीके से परेशान करके, चूज करके किसी एक योजना को पूरा कराने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कह दिया है, तो आप किसी भी तरीके से उसको पूरा करना है कि देखो हमने करके दिखा दिया, उसके लिए आप पूरे तरीके से जनता को परेशान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ठीक है, इस पर मूल्यांकन होना चाहिए कि रेवेन्यू और कैसे बढ़ेगा, रेवेन्यू यहाँ पर कैसे जनरेट होगा, इतना कोयला निकल रहा है, इतना अपराध निकल रहा है, इतना बॉक्साइट, यूरेनियम,
इसके रेवेन्यू कहाँ जा रहे हैं, उस पर आप देखिए। आप बकाया मांग रहे हैं, नहीं मिला, ठीक है, लेकिन आप देखिए कि और रेवेन्यू का सरकार का मॉडल क्या हो सकता है, इस पहलू पर सोचा जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ संजय मेहता, कुछ दिन पहले ही आजसू ज्वाइन किए और बोले जो पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसके अच्छे तरीके से पालन करेंगे। तो ऐसी तरह करें हमारे साथ बने रहे सहयोगी श्रवण के साथ राधा रमन भारत मित्र रांची।